पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की जब सिचुएशन खराब थी तो पंजाब वाले कह रहे थे कि देखिए जी इन्होंने इंतजाम नहीं किया। अब पंजाब में जब सैलाब आया है तो इनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। ताकतवर वजीर के होटल पे आके बात रुक गई। एक और वजीर हैं जिनकी अब सोसाइटी के ऊपर बात आई हुई है। सदिक मलिक साहब कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत मंसूबे बना दिए, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। मरी प्लान का बड़ा तस्करा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है वहाँ पे अतर काजमी साहब। मरी में कम से कम सैलाब डिस्कस नहीं हुआ। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि मियाँ साहब थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ बड़ा अंदर से बड़ा तंग है भाई। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पहले कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में आई, उसके बाद ये ठेकेदार के बारे में आ गई। अपने आप को कमजोर दिखाना भी कोई स्ट्रेटजी है। सुहेल राइस साहब का ये जो वाफी का मशवरा था, ये उनका जाती मशवरा था या कोई पैगाम रसानी थी? मैं उससे भी माफी मांगता हूँ, मैं उससे भी मांगता हूँ, मैं उससे भी मांगता हूँ। आपका क्या मशवरा होगा कि डटे रहें या फिर माफी मांगी? मेरे ख्याल में आपने जरा तवक्को का रुख आपकी तरफ करना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ एक दफा फिर से मौजूद हैं अतर काजमी साहब। तो जब भी कुछ हालात में तब्दीली आती है तो मेरी कोशिश होती है कि उस तब्दीली के ऊपर अतर काजमी साहब का पुरमग़ज़ तबसरा तज्जिया जरूर हासिल किया जा सके। तो इसीलिए मैंने आज फिर उन्हें जहमत दी है। सैलाब से पूरा मुल्क इस वक्त बहुत बुरी तरह से मुतासर है और इसके साथ साथ तूफान हैं कुछ सियासी किस्म के भी। तो ये सैलाब और ये तूफान, ये जितने भी तगय्युरात हैं, इनके ऊपर जरा तफसीली बात करेंगे आज अतर काजमी साहब से। अतर काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज फिर वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना, थैंक यू सो मच। अदर काजमी साहब, जरा इस वक्त पहले तो मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन इस वक्त सैलाब की है उसके ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान और तकरीबन सारे ही मुल्क में जो सिचुएशन है आपके सामने ही है। लेकिन इस पर भी एक बड़ी ब्लेम गेम हो रही है। और पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की जब सिचुएशन खराब थी तो पंजाब वाले कह रहे थे कि देखिए जी इन्होंने इंतजाम नहीं किया। अब पंजाब में जब सैलाब आया है तो इनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो आपके नजदीक क्या वाकई ये दोनों हुकूमतों की नाअहलियां हैं या फिर वाकई इतना बड़ा क्राइसिस था कि कोई भी हुकूमत इसको संभाल नहीं सकती थी? देखिए, मसला ये है समीना कि हम उस खिते में रहते हैं कि जहाँ पे हम दहाइयों से देख रहे हैं कि इस किस्म की सूरत हाल होती है। और ये सैलाब कोई आज पहली दफा नहीं आया, पहले भी आते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस किस्म की जो कुदरती आफत होती है, एक सर्टेन हद तक आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं, सर्टेन हद तक आप चीजों को कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं की जाती। इवन के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगर आप देख लें, वहां पे दरियाओं के अंदर हमने देखा कि होटल्स बने हुए, रास्ते, नदी नालों के रास्ते ब्लॉक हुए हुए। जब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की बात हुई तो एक ताकतवर वजीर के होटल पे आके बात रुक गई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। और फिर आप पंजाब के अंदर देखें तो वजीर आला साहिबा जब स्मोक यहाँ पे आई थी पंजाब में तो वो सर्जरी कराने स्विट्जरलैंड चली गई थी, वो वहां पे थी। साथ उनके चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, सारा उनका जो कोर टीम थी वो वहां पे थी। इस दफा गुज़िश्ता इतने दिनों से वो जापान के दौरे पे थी, फिर वो वापस आई, वो कश्ती में बैठ के उन्होंने एक ट्वीट किया उसके बाद कि जी ना कश्तियों के इंजन सही है, ना उनमें फर्स्ट एड किट है, ना उनमें कोई और चीज है, ना कम्युनिकेशन सिस्टम है। भाई ये चीजें तो आपके ब्यूरोक्रेसी ने तैयार करनी थी, आपने उनका उनके क्या एहतसाब किया उनका? तो मुझे ये लगता है कि कुछ हालात भी ऐसे हैं और कुछ हमारी अपनी नाअहली है। मैं दोनों तरफ बात करूंगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। पंजाब में ज्यादा इसलिए तनकीद होती है कि खैबर पख्तूनख्वा का जिस किस्म का इलाका है, जिस किस्म की टेरेन है, कि पहाड़े हैं, ऊपर से कोई चीज आ रही होती है पता नहीं चलता। यहाँ से तो पता था कि बारिशें हो रही हैं, भारत से पानी आएगा, और पहले से इस किस्म की वार्निंग्स आ रही थी, तो उतनी ज्यादा तैयारी नहीं की गई जितनी की जा सकती थी। दरिया दरिया तो यहाँ पे बहते हैं तो जाहिर है इस बात का अंदाजा था कि दरिया ओवरफ्लो हो सकते हैं, इसकी तैयारी हो सकती थी। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी प्रिडिक्शन नहीं है, यहाँ पर तो उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। फिर केपी में जाहिर है पत्थर इतने बड़े बड़े आए, लैंड स्लाइडिंग हुई साथ में, वो वाली सिचुएशन भी यहाँ नहीं थी। तो वहां पे नुकसानात तो खैर बहुत ज्यादा हुए, लेकिन वहां पे भी बेहतर रिस्पॉन्स होना चाहिए था, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन पंजाब की तरफ नहीं, एक जी। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, केपी की सूरत डिफरेंट थी थोड़ी थोड़ी। मैं ओवरऑल वहां पे जो तजावजात वगैरह थी दरियाओं के हम्म। अंदर, जो आपको याद होगा कि स्वात में एक वाकया पेश आया था, एक जी फैमिली जी डूब जी। गई थी और उसके बाद कहा गया था कि वो होटल गिराए जाएंगे, तो फिर पता चला था कि वफाकी हुकूमत के एक वजीर का होटल है वहां पे, जो दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और वहां तक जब बात पहुंची तो वो सारा मामला रुक गया।
तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं नहीं तो कि अब वो एक अतर काजमी डिफरेंस। साहब, अब इम्तिहान तो इधर पंजाब में भी ऐसा ही ना, एक और वजीर हैं जिनकी अब सोसाइटी के ऊपर बात आई हुई है। और उसके ऊपर भी अब मैं सुन रही थी मुसद्दिक मलिक साहब कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी अब हम तमाम गैर कानूनी जो सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ भी जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो आपको लगता है कि उधर भी हाथ डाला जा सकेगा? अब्दुल हलीम खान साहब की सोसाइटी है, उसके ऊपर तो कौन हाथ डालेगा? देखिए, सोसाइटी को अगर हुकूमत ने एनओसी दिया हुआ है और इंतजामिया ने एनओसी दिया हुआ है, तो फिर तो वो गैर कानूनी नहीं है। अगर एनओसी ना हो तो फिर तो वो गैर कानूनी है। तो इसी हुकूमत ने, इसी इंतजामिया ने, ये सब लोग किधर ही हैं, इन्होंने ही एनओसी दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान साहब को जोड़ते हैं और रूडा के बारे में बात करते हैं कि जी वो जो रूडा है वो इमरान खान के दौर में हुआ था और वो सारा सैलाब जो है उसकी बुनियादी वजह ये है। लेकिन अगर आप नोट करें, वो रूडा इज कंप्लीटली डिफरेंट चीज। अभी भी जब मरियम बीबी जापान गई हुई थी, तो उनके दौरे के एजेंडा पे रूडा था कि योकोहामा के साथ जो ताउन होगा उसमें वो रावी के किनारे जो है वो शहर बसाया जाएगा, और ये और वो सारा रूडा बाकायदा एजेंडे के ऊपर था। रूडा को तो इन्होंने खत्म नहीं किया। इमरान खान साहब बात करते थे कि वो जो ये हाउसिंग सोसाइटियां हैं वो उनके हवाले से बात करते थे कि वहां पे उस तरह वो नहीं बननी चाहिए। और रूडा के अंदर तो आपने रावी के अंदर से नहरें भी निकालनी थी और 6 लाख क्यूसिक तक उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी। अभी तो 2 लाख क्यूसिक पानी आए तो यहाँ पे आफत आ जाती है। तो मेरे ख्याल में वो टू डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए फिर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। वो भी तो ठीक से नहीं ना हो रही, क्योंकि जिस वजह से उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जी एनओसी तो इन्होंने दिया था रूडा का भी और ये वो तो खुद इसी पंजाब हुकूमत के दौर की तारीख है, जब मरियम नवाज साहिबा ने एज चीफ मिनिस्टर चार्ज संभाला तो उसके बाद जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसको एनओसी भी मिला और तमाम चीजें भी बाकी हुई। तो ये इस तरह से आपको लगता है कि ये मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि बज़ाहिर तो ये हमेशा तासुर ये कायम करना चाह रहे थे कि जी पीएमएलएन ने, मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत मंसूबे बना दिए, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, लेकिन इसके बरक्स जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। देखिए, ये इसीलिए ये जो ज़िमनी इंतखाब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, चाहे NA 1 to 9 का हो जाए, दीगर हो जाए। और NA 1 to 9 में तो इनकी कोशिश है कि जीता जाए और बुनियादी तौर पे ये मैसेज दिया जाए कि मरियम बीबी की परफॉर्मेंस से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं पंजाब के अंदर। आप देख लें कि जिस दिन मरियम बीबी आई हैं जापान से, पंजाब में सैलाब की सूरत हाल थी, लेकिन वो सीधी छांगला गली चली गई हैं। वहां पे वो सियासत डिस्कस होती रही है, वहां पे दीगर चीजें डिस्कस होती रही हैं। चलिए, अब आप उधर बाद आ में गए हैं, फिर अब उधर ही बैठ जाती हूँ, फिर मैं भी मरी ही जाती हूँ। बड़ा मरी नहीं, प्लान का मियाँ साहब भी तस्करा हो मरी रहा बैठे हैं। है। मियाँ साहब भी मरी बैठे हाँ, हैं। तो मरी सैलाब है तो। मरी प्लान का बड़ा तस्करा है, क्या खिचड़ी पक रही है वहां पे अतर काजमी साहब? देखिए, टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। ये तो हल वो ही निकाल सकते हैं, वो जो 9 मई के मुकदमात में दो गवाह नहीं है जो टेबल के नीचे और कभी सोफे के पीछे। तो ये उस किस्म की एक्सपर्टीज तो मेरे पास नहीं है कि मुझे पता चल सके कि क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी तौर पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हवाले से इनको तहफुजात हैं, इनके मसाइल हैं। और मरी में कम से कम सैलाब डिस्कस नहीं हुआ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो कुछ भी हो, निजाम को किस तरह कंटिन्यू करना है, किस तरीके से चलाना है आगे, क्या कुछ होगा, मेरे ख्याल में वही चीजें वहां पे डिस्कस हुई हैं। वो सैलाब कम से कम डिस्कस नहीं हुआ। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि मियां साहब थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो शायद कोई भी आला ओहदेदार की तैनाती, नोटिफिकेशन, एनओसी, कुछ भी आप उसको कह लें, एक्सटेंशन कह लें, कॉन्टिन्यूएशन कह लें, शायद उसके लिए कोई रजामंद नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से पीएमएलएन ने ये हुकूमत ली है वो किसी बात से इनकार कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा जो है ना रोमांटिसाइज किया जाता है मियाँ साहब का जो पॉलिटिकल विजन है और पॉलिटिकल व्यू है ना, उनके चाहने वाले के मियाँ बड़ा अंदर से बड़ा तंग है भाई, मियाँ मियाँ किसी टाइम भी फट जाएगा, मियाँ ये हो जाएगा, ये इस किस्म की बातें आप भी सुनती होंगी। देखिए, मियाँ साहब इस जो भी निजाम चल रहा है वो उनके आशीर्वाद से चल रहा है। उनकी अपनी साहबजादी जो है वो वजीर आला हैं, उनके भाई जो हैं वो वजीर आजम है। मियाँ साहब को इस निजाम के ऊपर कोई मसला नहीं है। अगर उनको कोई मसला होता तो वो कोई बात करते, कोई जबरदस्ती तो किसी को कोई हुकूमत दे नहीं सकता। ये पहले मजलूम है कि जिनको हुकूमत दे के भी मजलूम साबित किया जाता है। ये इतने खुशकिस्मत है मियाँ साहब कि इनके दानिश्वर और सहाफी इतने इस हद तक जो है वो जिसे आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं कि वो मियाँ साहब की हुकूमत में मजलूमियत साबित करते हैं। देखो कितना मजलूम है कि उसको हुकूमत मिली हुई है और वो चुप करके बैठा हुआ है।
देखिए ऐसा नहीं होता, अगर वो इस सारे निजाम के बल्कि खिलाफ होते। उनके उनके अपने जो वो लीडर हैं जावेद लतीफ साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान अगर जेल में भी है तो ये भी सहूलतकारी है। वो तो जी मतलब जी कोई भी जुल्म पीटीआई के साथ हो रहा है वो उसको लिंक करते हैं कि ये तो सहूलतकारी हो रही है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये कहना बिल्कुल मेरी नजर में जो है हकायक के बरक्स होगा कि मियां साहब इस निजाम से खुश नहीं है, या वो किसी की तैनाती या एक्सटेंशन या किसी भी मामले के ऊपर उनको कोई इशू है। जितने भी मामलात हैं मेरे ख्याल में वो मियां साहब की रजामंदी से हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है जिसके बहुत सारे और यानी इधर उधर से भी खबरें आ रही हैं, और कुछ हुकूमत के लोगों की जो टोन है वो भी कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करती नजर आती कि जो ये बात हो रही थी कि जी किसी तरह चीजें बेहतर हो जाएं या क्राइसिस से निकला जाए, अब तो वो सीधा फिर वही बात कर रहे हैं कि 14 साल अंदर नहीं आएंगे। कुछ लोग तो इवन ये तक कह रहे हैं कि जी खान साहब को एलिमिनेट करने की बातें हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क भी कोई ले सकता है? देखिए वो टू बी ऑनेस्ट मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रही माजी के अंदर। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो अदालत मियां साहब की जिंदगी की गारंटी भी मांगती थी, आपको याद होगा। अब फैमिली के तहफुजात हो सकते हैं, इमरान खान साहब की एज जैसी है उस हवाले से भी तहफुजात हो सकते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जो ये सियासी निज़ाम है वो अब कुछ भी डिलीवर करने में ये नाकाम रहे। ये कोई भी सियासी बयानिया नहीं बना सके। आज अगर कोई नारा लगता है तुरखाम के बॉर्डर से लेके ग्वादर तक, तो उसमें कोई तकल्फन भी मियां साहब के खिलाफ नारा नहीं लगाता, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारा नहीं लगाता, सारा गुस्सा किसी और तरफ चला जाता है। ये क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यकीनन ये क्वेश्चन रेज भी होता होगा। लोग सोचते भी होंगे कि ये तो नहीं हो सकता कि सियासी लोग किसी किस्म का सियासी कुशन भी देने के काबिल ना हो। अब एक बात बार बार कही जाती है, लोग कहते हैं जी इमरान खान सियासी लोगों से बात क्यों नहीं करते, और अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में भी इस चीज का जिक्र होता है कि जी वो सियासी लोगों से बात करें, सियासी लोग मिलके कोई हल निकालेंगे। ये हुकूमत इस काबिल है कि इनके साथ बैठ के कोई हल निकलेगा? कल ही रात को ख्वाजा आसिफ साहब जो मुल्क के वजीर दिफा हैं, एक ऐसा मुल्क जिसका माशाल्लाह इस पे हमें प्राउड है, फख्र है कि हमारा दिफा इतना मजबूत है कि हम भारत जैसे दुश्मन का भी मुकाबला कर सकते हैं। एक रात में हमने उनके इतने राफेल गिरा दिए, लेकिन वही वजीर दिफा ट्विटर के ऊपर कौम को शिकायत लगा रहा है कि एक ठेकेदार बड़ा जालिम है। वो ठेकेदार जो है उसने सड़क ऐसी बनाई है और वो बड़ा ताकतवर है। तो फिर इस हुकूमत को कोई संजीदगी से लेगा? आप समझते हैं कि फिर इमरान खान इनसे बात करेगा, या उससे इनको बात करनी चाहिए? इनको चाहिए कि एक आला जिसे कहते हैं ना वो आला सतही वफ्द बनाए हुकूमत वाले, और उस ठेकेदार से जाके बात करें और पूछें कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, रोडें क्यों नहीं ठीक बना रहे? इमरान खान इसलिए इनसे बात नहीं करता। ये वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पहले कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में आई, उसके बाद ये ठेकेदार के बारे में आ गई। ये अपने आप को कमजोर दिखाना भी कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर ऐसे ही कोई पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं ख्वाजा साहब? देखिए ये अजब कोई जो है ना टू बी ऑनेस्ट स्टोरी है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान हुकूमत की जानिब से आता है जिससे पता ऐसे चलता है कि इनका तो हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर ख्वाजा साहब ने एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि जी हाइब्रिड निजाम है। जब ये शुरू में आए थे तो ये हाइब्रिड का तो जिक्र नहीं करने देते थे, ये कहते थे जमहूरियत की फतह हो गई, जमहूरियत ये हमने सिलेक्टेड को फारिग कर दिया। अब अचानक ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि ये कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम हुए। कल जब लोग इनसे पूछेंगे ये कहेंगे यार सारा कसूर हमारा तो नहीं था, ये तो हाइब्रिड निजाम था। देखो जी मैं तो क्या सी और ठेकेदार भी साड़ी नहीं सुनता सी। ठीक है जी, वो तो हमने तो ये भी कह दिया था, वो ब्यूरोक्रेट भी हमारी नहीं सुनते थे। तो मेरे ख्याल में ये उस चीज का ग्राउंड बनाया जा रहा है कि कल जब लोग इनसे पूछेंगे कि आपके पास इतनी पावरफुल हुकूमत, आपका एक पेज, तमाम इदारे आपके साथ, अदलिया से आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं, हर तरफ से 26वीं आईनी तरमीम भी आपके लिए कर दी गई, उसके बाद भी आपने डिलीवर क्या किया? तो फिर ये कहेंगे नहीं जी सारी चीजें तो हमारे हाथ में नहीं थी। अच्छा, ये पिछले दिनों कुछ माफी तलाफी की बातें हुई, और एक हमारे सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, वो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में भी आए। पहले तो मैं आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी कि सुहेल वड़ाइच साहब का ये जो माफी का मशवरा था, ये उनका जाती मशवरा था या कोई पैगाम रसानी थी? देखिए टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मशवरे देते रहते हैं। ये मुझे पता है कि जिस दिन सोहेल वड़ाइच साहब का ये कॉलम आया था 16 अगस्त को मैंने व्लॉग बनाया था, और उसी दिन मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये चीज शेयर की थी कि ये कॉलम आया है, ये चीजें हैं। लेकिन मेरी खबर ये है कि उस दिन वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, और उन्होंने उस वक्त मुझे जब मैंने फोन किया और मैंने पूछा उनसे कि जनाब ये हुआ है, तो ये कितनी देर का इंटरव्यू था, क्या बातें हुई, क्या कुछ डिस्कस हुआ,
तो उन्होंने कहा भाई वो इस पासे तो मैं खड़ा सी, मैं भी फोटो खिंचाया, तो दूसरी तरफ वो खड़े थे, उन्होंने भी फोटो खिंचवाया, इसने भी क्वेश्चन किया, उसने भी किया, सारी बातचीत होती रही, वहां पे कोई उस तरीके से बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ। बाकी जो बातें हुई है, सोहेल बड़ाई साहब आपको पता है एक सीनियर नहीं, लेकिन सहाफी अतर हैं। काजमी साहब जो उसके वो एक होस्ट थे, उन्होंने उस दिन अफसार आलम साहब के प्रोग्राम में जो इंटरव्यू दिया था उसमें तो उन्होंने बताया था कि एक डिनर जो हुआ उसके अंदर उनकी फैमिली और सोहेल बड़ाई साहब भी मौजूद थे। अब डिनर के ऊपर उसको कोई आप इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन डिनर के ऊपर तो जाहिर है कुछ दो चार सवालात तो सोहेल साहब ने किए जिसके ऊपर उन्हें जवाबात भी मिले। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। बाकी वहां पे जो बातें हुई, वो चाहे डिनर के टेबल पे हुई हो या किसी की स्पीच में हुई हो, वो फिर सोहेल बड़ाइच साहब ने लिखी, उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, और उसके ऊपर फिर आगे से रद्द-ए-अमल भी आया कि ये बात ऐसी नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल में एक तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल फिर सबूत भी दे दिया, खुद माफी मांग के, कि इमरान खान साहब को, कि भाई कि ये देखें मुझसे गलती हुई है तो मैंने माफी तो आप मांग इस ली। तो नतीजे उन्होंने, पे पहुंचे हैं कि ये मशवरा सुहेल बड़ाई साहब का जाती मशवरा था इमरान खान साहब के लिए कि आप इस क्राइसिस से निकल जाएं, एक माफी मांग लें और जान छुड़ाएं। ये उनका जाती मशवरा था, आप इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं? देखिए वो तो जो मैंने उनका कॉलम पढ़ा उसके अंदर तो वो यही लिख रहे थे ना, कि वो भुट्टो का जिक्र कर रहे थे, तारा मसीह का जिक्र कर रहे हम्म। थे, और वो यही कह रहे थे कि अगर चीजों को आगे लेके चलना है तो खान साहब के जो वो ऐसे लोग हैं जो इस तरह कहते हैं, वो खान साहब के दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। तो वो ये उन्होंने उनके कॉलम से मुझे कहीं पे भी ये तासुर नहीं मिला कि वो किसी और के लिए कह रहे हो। वो बार बार खुद अपना जिक्र कर रहे थे, और फिर उन्होंने अपना अगला जो कॉलम लिखा उसके अंदर उन्होंने सबसे माफी मांगी, कि मैं उससे भी माफी मांगता हूं, मैं उससे भी मांगता हूं, मैं उससे भी मांगता हूं। और इसमें उन्होंने, उनका बड़ापन है। लेकिन क्या जो बातें वहां पे हुई, जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट की, उसके ऊपर उन्होंने कोई नहीं बताया कि जी वो बातें हुई थी या नहीं हुई थी। तो वो बहस तो चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी ने पैगाम भेजना हो समीना के इमरान खान साहब को माफी का, तो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, पैगाम तो डायरेक्ट भी जा सकता है। जरूरी है कि वो सोहेल बड़ाई साहब के जरिए जाए इतना लंबा घूम के? तो ये भी एक सोचने नहीं, वाली चीज डायरेक्ट है, भी आया पैगाम। हुआ है वैसे ये पैगाम तो, आपको याद होगा डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी एक क्लिप पिछले साल का है इनफैक्ट, वो क्लिप भी जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जो जिन्होंने 9 मई किया उसके जिम्मेदारान को। और इसके अलावा भी कई दफा ये बातें हुई हैं जो कई दफा ऐसा भी हुआ है कि जो सहाफी मुख्तलिफ इमरान खान साहब की खबरें रिपोर्ट करते रहे हैं तो वो भी ये बताते रहे कि 2-3 मरतबा अगर कोई बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये कन्वे किया गया कि आप माफी मांग लें। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं कर दी थी सुहेल बड़ाई साहब ने, अगर ये पैगाम भी था तो ये पैगाम तो डायरेक्टली भी कई दफा मेरा ख्याल है दिया गया। देखिए, माफी के हवाले से तो यकीनन पहले भी बात होती रही, और हुकूमती वुजरा टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं, ये जी। मैं या आप या कोई और नहीं कहता, हुकूमती वुजरा ये कहते हैं बिल्कुल कि जी सही। जब तक माफी नहीं होगी मामला आगे नहीं चल सकेगा। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ने उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर एक अमेरिका से एक साहब आए थे, तनवीर साहब, यस। वो, उनको एक मखसूस बिजनेस के साथ जोड़ा जाता है, कि पता नहीं उनका मुर्गी फरोश के पता के बिजनेस है या उनका कोई चिकन का वहां पे बिजनेस है, आई डोंट नो कुछ। अक्सर उस चीज का जिक्र होता है। तो वो तनवीर साहब जब यहाँ पे आए थे, उनकी भी खान साहब से मुलाकात हुई थी, जी। और उस मुलाकात के अंदर भी खान साहब के सामने 6 नकात रखे गए थे। और जिस बंदे को तनवीर साहब ने बताया, मेरी बराह रास्त उससे बात हुई थी, उसके अंदर भी ये चीज कही गई थी कि आप इसके ऊपर रिग्रेट शो कर दें, और ये चीजें जो है आप ये कर दें। और वहां पे भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। बाद में तनवीर साहब को थोड़ा सा अलीमा खान साहिबा ने एक जगह पे मैरियट होटल के सामने थोड़ा सा उनको, जिसे आप कह सकते हैं कि सख्ती से उनसे बात भी की थी, कि भाई आप क्या कर रहे हो, और ये और वो सारा। तो ये तो है कि खान साहब तक इस तरह के पैगाम जाते रहे हैं। लेकिन क्या इससे मसला हल हो जाएगा, मामलात आगे चल पड़ेंगे? फिलहाल टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि चीजें उस नहज पे हैं कि जहां पे तमाम मामलात हल हो जाएंगे, खान साहब कोई माफी का कह देंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां हो जाएंगी, इक्तदार में उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। वो स्टेज मुझे टू बी ऑनेस्ट इस वक्त नजर नहीं आ वैसे रहा। अगर आप अपना कोई जाती मशवरा दें खान साहब को तो आपका क्या मशवरा होगा कि डटे रहें या फिर माफी मांग लें? देखें जी, सोहेल बड़ाई साहब ने दिया था मशवरा, मेरे ख्याल में अब मैं उस जरा तोपों मशवरे का रुख आपकी तरफ करना चाह रही हूँ। तो मेरे ख्याल में उसके उससे उसके बाद मैंने तो ये फैसला किया कि मैं किसी को कोई मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपने तो अपने आप को आजकल मशवरा नहीं देता। बाकी देखें,
इमरान खान को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वो इमरान खान जो जेल में बैठ के जिसकी तस्वीर टीवी पे नहीं आ सकती, जिसका कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, जिसको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता है, उसके लिए अदालत भी जेल में लगती है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई अरस्तू ये समझता है कि वो इमरान खान को मशवरा देगा और वो इमरान खान उसकी बात मान लेगा और इमरान खान को वो समझा देगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये जिस नहज पे इमरान खान अपनी सियासत को लेके आया है और जिस नहज पे इन लोगों की सियासत उसने पहुंचा दी है, मेरे ख्याल में उसके बाद कम से कम हुकूमत की तरफ से तो किसी ने को कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। बाकी खान साहब जब मिलेंगे तो फिर उनको अगर कोई उन्होंने मशवरा मांगा तो हम दे देंगे उनको मशवरा। अच्छा, यानी आप फिर ये फोर्स करेंगे फिल वक्त ना तो माफी ना ही कोई और किसी हवाले से इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ मामलात को बेहतर करने की कहीं पे ना कोई ख्वाहिश है ना कोई कोशिश है, क्या ऐसा ही है? देखिए, मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि जब मामलात हल हो रहे होंगे, जब इमरान खान साहब रिहा हो रहेंगे, ईद से पहले रिहाई की बातें हो रही थी, मैंने आपको कहा था रिहाई नहीं होगी। जिस दिन रिहा उन्होंने होना होगा, सबसे पहले इमरान खान साहब को पता चलेगा और वो दो तीन चीजें कहेंगे और उसके बाद मैं आपको कह दूंगा कि जी इमरान खान साहब रिहा होने वाले। अब अगेन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान सितंबर में रिहा होने वाले। अब ये जो पिछली ट्वीट इमरान खान साहब की आई और जेल के अंदर जो खान साहब ने बातें की हैं, उसके बाद आपको लगता है कि खान साहब जो है उनकी रिहाई करीब है। तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया था, मैं दोबारा ये अर्ज करता हूं कि जब इमरान खान ने रिहा होना होगा, सबसे पहले इमरान खान को पता चलेगा। वो जितना भी कोई अक्लमंद या बाखबर सहाफी हो उसको नहीं पता चलेगा। तो मुझे फिलहाल वो चीजें उस तरह हल होती भी नजर नहीं आ रही। और इसके लिए कोई आपको ये रिहाई तो खैर बहुत मेरा ख्याल है बहुत आगे जाके कोई पॉइंट होगा, लेकिन उससे पहले कुछ होता है कि आप कोई चीजें टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं लगता कि कोई हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कोशिश भी ऐसी है या कोई ख्वाहिश भी ऐसी है? कोई जरूरत भी नहीं है उन्हें, क्योंकि वो तो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। जी देखें, हुकूमत की तरफ से तो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि जी बात कर लें, चीजों को आगे लेके चलें। इसलिए कि हुकूमत का वो मसला सियासी मसला है कि ये कोई सियासी बयानियां नहीं बना सके, ये कोई सियासी तौर पे चीजों को उस तरीके से ग्राउंड अप ले लिए हमवार नहीं कर सके कि अभी ये जब इन्होंने इनको मुअत्तल किया है अरकान पार्लियामेंट को, बल्कि नाअहल कर दिया है सजाओं के बाद, और टोटल जो सजाएं हुई हैं समीना, कोई 4,000 साल के करीब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं दी हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। और अब मसला ये बन गया है कि अब वो अगर पीटीआई वाले इलेक्शन नहीं लड़ते तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी? क्या ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या अब भी मिलके लड़ेंगे? तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसी चीज है। हाँ, हुकूमत की तरफ से ये ख्वाहिश जरूर है कि बातचीत हो, इसी वजह से बार बार मैसेजेस भेजे जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो इनसे बात नहीं होगी। बात जब भी होगी इस्टेब्लिशमेंट से होगी। अब इस चीज से हो सकता है मैं इतफाक ना करूं, आप इतफाक ना करें, लेकिन खान साहब का आज तक का यही मौकिफ है। आपने अभी नाअहलियों की भी बात की और ज़िमनी इलेक्शन की भी बात की। इमरान खान साहब के इस फैसले पे भी बड़ी मुख्तलिफ राय सामने आई। कुछ सहाफियों का भी ये ख्याल था कि ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। खुद पार्टी के अंदर भी डिवाइडेड ओपिनियन थी। फिर वो बाद में अब तो खैर इमरान खान का ही फैसला प्रिवेल कर रहा है। आपके ख्याल से ज़िमनी इलेक्शन से बॉयकॉट करना इमरान खान साहब का बेहतर फैसला था या जाना चाहिए था? देखिए, दो तीन चीजें समीना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, उस वक्त लोगों ने कहा बाद में जी कि वो देखे ना जी बड़ा उनका गलत फैसला था। आप जो भी सियासत करते हैं आप आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के करते हैं। इमरान खान ने वो इस्तीफे दिए, 90 रोज में इंतखाबात होने थे, इंतखाबात नहीं करवाए गए। एक तरह से जिस तरीके से ये पार्टियां एक्सपोज हुई हैं, आज जो हालत ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिमनी इंतखाब की बात हो रही है लेकिन उनके इंतखाबी निशान की बात नहीं हो रही, इसलिए कि वो मैटर ही नहीं करता। उनके कैंडिडेट की बात नहीं हो रही क्योंकि कैंडिडेट मैटर ही नहीं करता कि कौन कैंडिडेट होगा। जिसको भी कहा जाएगा कि ये तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट है, उसके पास जो मर्जी इंतखाबी निशान हो, लोगों को पता है कि लोगों ने उसको वोट देना है। इस नहज पे चीजें क्यों आई हैं? इस नहज पे चीजें इसलिए आई हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। इसी तरह ये जो कहते हैं ना कि जिमनी इंतखाबात आप नहीं लड़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप अपनी स्पेस छोड़ देंगे, ये बिल्कुल वो बातें हैं जो 90 और 80 की दिहाई वाली बातें। अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। ये इस दौर के अंदर आप कोई अपनी स्पेस नहीं छोड़ते इस तरीके से। इवन कि अगर आप 85 की इलेक्शन का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, जो 85 के इलेक्शन में बहुत बड़े लोग सामने आए थे,
क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म कर दिया था? पीपल्स पार्टी तो उसके बाद आज भी इक्तदार में है, उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन जीता, ऑल दो कि उनके खिलाफ आईजीआई बनाई गई, धांधली भी हुई। पीपल्स पार्टी को अगर कोई नुकसान हुआ तो वो अपने नजरिए से हटने से नुकसान हुआ। वो जो उनके सियासत को अगर नुकसान हुआ तो जिस किस्म के इल्जामात उन पे लगे, जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, उसकी वजह से नुकसान हुआ। किसी भी ज़िमनी इंतखाब में, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा। उनको नुकसान तब होगा कि वो जिस प्रिंसिपल की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अगर वो उस प्रिंसिपल से हट जाएंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। तो मेरी साइमा नजर में तो कमेटियों ये से भी फैसला ठीक है। इस्तीफा दिलवा दिया खान साहब ने। आपको इस मूव से क्या नजर आ रहा है? आइंदा आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों में, महीनों में क्या असेंबलियों से भी निकल सकती है पीटीआई? एक दफा फिर से इस्तीफे आएंगे बड़ी तादाद में? जी बिल्कुल, ये बात पहले ही डिस्कस हुई है। खान साहब ने जेल में ही बात की, बल्कि खान साहब ने जेल के अंदर एक नई सियासी पार्टी बनाने की बात भी की है और इसके ऊपर भी मुशावरत की है। क्योंकि अभी उस दिन मैं देख रहा था लिस्ट, गालबन शायद इधर ही पड़ी हुई है मेरे टेबल पे, इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की है सियासी पार्टियों की। उसमें पार्टी का नाम है, आगे चेयरमैन का या जो भी उनका प्रेसिडेंट है जो भी है उसका नाम है। लेकिन जो तहरीके इंसाफ है गालबन वो 87 नंबर पे है या 84 नंबर पे है। टोटल 167 से ज्यादा पार्टीज हैं। तहरीके इंसाफ लिखा हुआ है लेकिन आगे उसका कोई चेयरमैन नहीं है। तो वो इलेक्शन कमीशन में तो अभी तक बड़ी एम्बिग्विटी है तहरीके इंसाफ के लीगल स्टेटस के हवाले से। तो इस वजह से खान साहब ने उस दिन बैरिस्टर गौर को और सलमान अकरम राजा साहब को कहा है कि इस बारे में देखें कि हम कोई एक नई पार्टी रजिस्टर करवा लें, और उसको वो जो है उसके ऊपर भी मुशावरत हो रही है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो ये मामला मुझे ऐसे ही लगता है, अब तो ये देखते तो हैं आगे किस तरफ मुखालिफिन चलता है। खुश हो जाएंगे, वो कहने वाले कि पीटीआई खत्म शुद। वो कहेंगे देखें जी, इमरान खान ने खुद ही तस्लीम कर लिया और दूसरी पार्टी बना ली। पीटीआई तो खत्म शुद हो गई ना एक दफा। जी, ये बहुत सारे दोस्त रोज रात को पीटीआई खत्म करके उठते हैं और पीटीआई जो है दोबारा उधर की उधर ही होती है। देखिए पीटीआई तो इस वक्त है ही नहीं ना, जिस तरह मैंने आपको कहा। हम्म। पीटीआई को ना जलसे की इजाजत है, ना उसको जुलूस की इजाजत है, ना उसके पास इंतखाबी निशान है। पीटीआई इमरान खान साहब की जात है इस वक्त, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो ही सियासतें हो रही हैं, प्रो इमरान खान, एंटी इमरान खान। इसके अलावा इस वक्त कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सियासत अगर आगे बढ़ेगी तो वो पोस्ट इमरान खान जो एरा होगा उसमें फिर हमें हमने देखना है कि सियासत किधर जाएगी। तो इस वक्त जो खत्म शुद वाले हैं, वो उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन कितने खत्मशुदा है पीटीआई वो सबको पता है। अतर काजमी साहब, अगर इमरान खान साहब एक नई पार्टी रजिस्टर भी करवा लें, उसका कोई भी नाम रख लें, कोई पीटीआई टू नाम रख लें, नजरियाती, हकीकी, कुछ भी नाम रख लें, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि उसके लिए ये मसाइल नहीं होंगे? क्योंकि असल मसला तो पीटीआई का नहीं था ना, असल मसला तो इमरान खान का है, और वो अपनी जगह मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह मौजूद है। तो वही मसाइल वो उस पार्टी, नई पार्टी के लिए क्यों नहीं खड़े कर सकेगा जो कि इस पार्टी के लिए? देखिए इसके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वगैरह हुए उसकी वजह से काफी ज्यादा मामला फंसा हुआ है। वैसे तो एक पार्टी है इस वक्त जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि उस पार्टी को अपना लिया जाए, गोद ले लिया जाए। वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीके इंसाफ का ही एक रहनुमा है, उनके अंकल की वो पार्टी है। उसके ऊपर भी मुशावरत हुई है, लेकिन वो फिर उसके उन्होंने कहा नहीं, ये ना हो कि वो डार साहब वाला मामला हो जाए, वो जो बल्लेबाज आए थे और वो सारा वो हो जाए। तो इस वजह से एक नई पार्टी बनाई जाए, उसका नया आइन हो, और उसका नाम पीटीआई, आगे डी हो सकता है, पीटीआई आई हो सकता है, पीटीआई आई हो सकता है, पीटीआई तहरीके इंसाफ इमरान खान जो है ना। तो वो तो हम्म। पहले तो क्या लोग कहते हैं ना पीटीआई, तो फिर अब हो जाएगा पीटीआई आई, ठीक है कि नहीं? फिर और ज्यादा वो मसला बन जाएगा लोगों के लिए। तो वो उसका उसके आइन के मुताबिक एक इलेक्शन करवा दिए जाए, वो सब कुछ कर लिया जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो सारे बहाने नहीं होंगे बकौल उनके। लेकिन इसके ऊपर मुशावरत हो रही है, हतमी क्या हाँ। फैसला होता है ये तो वो जमात हाँ, तो उनकी वो करेगी। उसके ऊपर भी वो कह देंगे कि नहीं, आपने इलेक्शन सही करवाए, वरना इलेक्शन तो इस पीटीआई ने भी करवाए ही हैं, दो तीन मर्तबा कराए हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते तो वो उसके लिए भी वही कर लेंगे। वो कहते हैं ना अतर काजमी साहब, नियत खोटी तो बाने टेर। तो जब वो नियत ये है कि उनको तकलीफ पहुंचानी है, उनको एक पार्टी के तौर पर नहीं एग्जिस्ट करने देना, तो वो उसके लिए वो भी बहाने सोच लेंगे। असल मसला हाँ बिल्कुल।
कि वो ये जो सियासी इश्यूज हैं वो पहले हल होंगे तो बाकी ये मामला तो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। बहरहाल अतर काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और जबरदस्त आज भी आपके साथ गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको जहमत देंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।